बंगाल का संदेश खाली इलाका, इस नाम को तो अभी आप जानते ही होंगे। एक बार फिर से ये चर्चाओं में है। संदेश खाली ये वही है जहां टीएमसी का शेख शाहजहां तांडव किया करता था। जो महिला उसे अच्छी लगती थी उसे अपने पार्टी दफ्तर बुलाया करता था। जब मन भरता था तो उसे 200, 400, 500 रुपए देकर छोड़ दिया जाता था। एनएसजी को संदेश खाली में उतारना पड़ा, तब जाकर संदेश खाली के हालात सामान्य हुए। लेकिन वो जो पीड़िता थी आज भी वो एक डर के साए में जी रही हैं। तो क्या एनएसजी ही बंगाल का एकमात्र इलाज है? क्योंकि मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, 24 परगना का जो क्षेत्र है, जितने बांग्लादेश से सटे जिले हैं बंगाल के, सभी इस वक्त जल रहे हैं। बीएसएफ को उतार दिया गया, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैयार हैं, वो कभी भी बंगाल में जा सकती है। लेकिन आज हम बात करेंगे क्या सिर्फ एनएसजी ही बंगाल का इलाज कर सकती है? बंगाल के जो दंगाई हैं उनका एकमात्र इलाज एनएसजी ही है। इसी विषय पर चर्चा करने के मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुपम प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। सर, एनएसजी नाम सुनते हैं तो लगता है कि हाँ, कुछ भारी भरकम चीज है। यही सिर्फ इलाज है बंगाल का? देखिए, अभी मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं वो आपको बताता हूँ। इस वक्त पश्चिम बंगाल में 9 बीएसएफ की और 8 सीआरपीएफ की कंपनियां मौजूद हैं। ठीक है। और ये सारी कंपनियां कहाँ कहाँ तैनात है? सूती, जहां पर शुरुआत हुई, सबसे पहले हिंसा हुई, शमशेरगंज और जंगीपुर, ये वो इलाके हैं जो कि अति प्रभावित बताए जा रहे हैं। बीएसएफ और आरोपियों के बीच, यानी जो प्रदर्शनकारी थे उनके बीच कई दौर की झड़प हुई। बीएसएफ के कई जवानों को चोट आई है, ऐसी भी खबर है। सुरक्षा बलों ने, मतलब ऐसा है कि वहां पर कुछ वजह थी जिसकी वजह से सुरक्षा बलों ने कोई और ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं लिया इनके खिलाफ, इसलिए इन प्रदर्शनकारियों का मन बढ़ा और इन्होंने ऐसा किया। अब जो खबर ये भी आ रही है कि अभी तक इस पूरे मामले में 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए, क्योंकि ये बताना भी साथ साथ जरूरी है कि एक तरफ बंगाल में क्या हो रहा है और दूसरी तरफ गिरफ्तारी, लेकिन जिस स्पीड से गिरफ्तारी हो रही है उस स्पीड से लोग छोड़े भी जा रहे हैं। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, उस स्पीड से लोग छोड़े जा रहे हैं। अभी तक जो भी मामला भड़का है उसमें 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि बीएसएफ के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है। पुलिस के ऊपर, हालांकि पुलिस के ऊपर जो प्रदर्शनकारी हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीएसएफ के लोग जो हैं वो पहले मतलब लाठी चार्ज कर रहे हैं या प्रदर्शन से रोक रहे हैं। और दूसरी तरफ पुलिस के ऊपर यह भी आरोप लग रहा है कि पुलिस भी यही काम कर रही है जो बीएसएफ के लोग कर रहे हैं। और इसी, हालांकि कई जो मुस्लिम नेता हैं उनके बयान क्या आए हैं कि सिर्फ मुसलमानों में ही दोष ढूंढेंगे, बीएसएफ वहां रहकर लोगों पर जुल्म ढा रही है, इस पर कौन बात करेगा? नहीं सर, उनके मंत्री एक सिद्दीकुल्ला, वो तो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि गोली मार रहे हैं बीएसएफ। हाँ, ये बात कही गई। अब देखिए वहां पर स्थिति कैसे बिगड़ी, सबसे पहले ये समझिए, उसके बाद आपको इसी में जवाब मिल जाएगा कि एनएसजी वहां उतारने की जरूरत है या नहीं है। ये आपको थोड़ा पीछे ले जाते हैं, 3-4 साल पहले 2020 के आसपास हम चलते हैं, जब बंगाल में पहली बार बीएसएफ को लाने का फैसला किया गया। अब बीएसएफ को लाने का फैसला क्यों हुआ था? बीएसएफ को लाने का फैसला हुआ था बंगाल और बांग्लादेश। देखिए, पहले बांग्लादेश का जो बॉर्डर था वहां पर बीएसएफ की तैनाती नहीं होती थी, वहां पर एसएसबी के जवान तैनात होते थे, जिन्हें हम कहते हैं सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, उनकी तैनाती होती थी। लेकिन वहां पर क्या है कि उन जवानों को मतलब उन जवानों के पास इतने एडवांस वेपन या उतनी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं होती थी, तो बाद में फैसला किया गया कि बीएसएफ के जवान भी तैनात किए जाएंगे एसएसबी के साथ साथ। अब उसमें चीजें कैसे बदली? ममता बनर्जी को सबसे पहले इस बात पर आपत्ति हुई कि आप बीएसएफ क्यों बुला रहे हैं पश्चिम बंगाल में, बीएसएफ को किन परिस्थितियों में बुलाया जाता है। कहीं अगर आपात स्थिति हो जाती है या कहीं लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना होता है तो बीएसएफ और सीआरपीएफ को बुलाया जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जो नक्सली इलाके हैं वहां पर जो ऑपरेशन चलता है वो सीआरपीएफ के जवान करते हैं। सीआरपीएफ के जवानों को उनकी वैसी ट्रेनिंग होती है और सीआरपीएफ के जवानों को लगाया जाता है। जैसे कोई बाढ़ या किसी भी और आपदा में लोग मुसीबत में फंसे होते हैं तो वहाँ सीआरपीएफ के जवान और बीएसएफ के जवान को पहले तैनात किया जाता है, उसके बाद आर्मी बुलाई जाती है। जब इन दोनों से सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होता है तब वहाँ पर आर्मी बुलाई जाती है। अब वेस्ट बंगाल में क्या है, बीएसएफ के जवान चुन चुन कर मारे जा रहे हैं, टारगेट किए जा रहे हैं, उनके सिर फोड़े जा रहे हैं, उनके पैरों पर हमला हो रहा है। एसएसबी के जवान पहले से ही, आप देखिए, उनको पहले से ही मारा जाता रहा है। वहाँ पर बीएसएफ को बुलाया इसलिए गया था ताकि जो बांग्लादेश की सीमा है वहां पर बाड़ेबंदी हो सके, वहां पर एक बाउंड्री इंडिया खींचना चाहता है जो अपनी सीमा में। और इंडिया की खूबसूरत बात क्या है
कि इंडिया जो अपनी बाउंड्री बनाता है तो उसके बाद नो मैंस लैंड छोड़ता है। मतलब अगर मान लीजिए कि कहीं पर इंडिया की सीमा खत्म हो रही तो उससे पहले वो बाड़ा बनाता है ताकि बीच में कुछ ऐसी जगह बचे जो जिसे कहते हैं नो मैंस लैंड, ठीक है, वो जगह छोड़ता है। यही बीएसएफ, यही बांग्लादेश बॉर्डर के साथ भी हो रहा है। लेकिन भारत ने ये छोड़ा, इसका बांग्लादेश के लोग गलत फायदा उठा रहे थे। अब जो नो मैंस लैंड है वो होता तो इंडियन आर्मी के पास ही है, वहां जाने के लिए बीएसएफ से परमिशन लेना पड़ता है और लोग जाते हैं, दिन में खेती करते हैं, वापस आ जाते हैं। ऐसा हमें पाकिस्तान बॉर्डर पर भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसी तरह नेपाल बॉर्डर पर भी देखने को मिलता है। वो भारत की अपनी बॉर्डर की पॉलिसी जो रही है, जहां तक मुझे जानकारी है। उसके बाद जब लोग जाते हैं तो खेती करते हैं, खेती करके वापस आ। लेकिन इन दिनों क्या हो रहा है कि जो नो मैंस लैंड में खेती करने वाले लोग जब जाते हैं उन्हें मारा पीटा जाता है, भारत के लोगों को भगा दिया जाता है। बांग्लादेश की जो आर्मी है उनकी वो उन पर कई बार हमले कर चुकी है। तो इससे क्या जाहिर होता है कि बांग्लादेश का इरादा ठीक नहीं है, और बांग्लादेश का जब इरादा ठीक नहीं है तो वहां पर बीएसएफ को उतारना पड़ता है, जरूरी हो जाता है, और पूरे एडवांस वेपन के साथ उतारना पड़ता है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि बीएसएफ की तैनाती क्यों होनी चाहिए वहां पर। अब देखिए, चूंकि बीएसएफ से चीजें नहीं कंट्रोल आ रही हैं, सीआरपीएफ की टीम वहां पर तैनात है, अभी भी फिर भी हिंसा हो रही है, तो इसका मतलब कि अब जरूरी आ गया है कि एनएसजी के जवानों को वहां पर उतारा जाए, जिन्हें एडवांस और हर तरह के युद्ध में, आपात स्थिति में वेपन के साथ कहीं भी कुछ भी कर गुजरने की परमिशन होती है, और वो किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब उन्हें सीधा गोली मारने के आदेश होते हैं अगर दंगा भड़कता है। हाँ, जरूरत पड़ी। अब जो स्थिति है ऐसा, तो एनएसजी के जवान उतरेंगे तो इसका सीधा मतलब है कि पैराट्रूपर्स उतरेंगे, और उसके बाद तो जो अगर पैराट्रूपर्स वहां पर उतर गए तो समझिए कि अब बहुत स्थिति नाजुक हो गई है, और भारत की सरकार पीछे हटने के मूड में नहीं है, अब कुछ बड़ा करने जा रही है। इसलिए थोड़ा सा और इंतजार करने, मेरा ऐसा मानना है कि गृह मंत्रालय शायद थोड़ा और इंतजार करना चाहता है, देखना चाहता है, और उसके बाद अगर गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों की आम सहमति बन जाती है तो एनएसजी वहां उतारा जा सकता है। सर, मैं एक और आपको घटना 2024 की ही जिक्र करना चाहूंगा, संदेश खाली की। जब वहां एनएसजी उतरी थी अपने एडवांस वेपन्स लेकर, तो कई सुरंगें मिली थी, जिसमें से देसी बम, विदेशी बम, देसी हथियार, विदेशी हथियार, पाकिस्तान मेड हथियार, अमेरिका मेड हथियार, इस तरीके का जब सर्च ऑपरेशन संदेश खाली में चलाया गया था तो बहुत सारे लोगों के घरों के नीचे बंकर बने हुए थे। और वो हुआ था, ये आपको मैं बताना चाहता हूं। तो क्या इस तरीके का ऑपरेशन अब इस मुर्शिदाबाद इलाके में, आपको ये बॉर्डर इलाके में, हम इतने दिनों से जो चर्चा कर रहे हैं आपस में, वो क्या है? यही तो है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इस बात पर चर्चा की ना कि ये जो पूरी हिंसा हो रही है, ये एक प्रायोजित हिंसा है। इसमें वो मुसलमान जो भारत के रहने वाले हैं उनका समर्थन नहीं है, ये वो लोग हैं जो घुसपैठ करके आए हैं। हम यही तो चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने सिमी का नाम लिया, एसडीपीआई का नाम लिया, हमने अंसारुल इस्लाम का नाम लिया, इसके अलावा और बांग्लादेश का सीधा कनेक्शन यहाँ मिलता है। अच्छा सर, एक बात और बताइए, कुछ ट्रकों के वीडियोस भी हमने देखे सोशल मीडिया पर, जो लोग बंगाल में आ रहे हैं, इस मुर्शिदाबाद में आ रहे हैं, तो सारे लोग बाहर से बुलाए गए थे, जिस तरीके का आरोप टीएमसी का भी है, बीजेपी का भी है। देखिए, टीएमसी के आरोप में अगर टीएमसी ये कह रही कि बाहर से लोग बुलाए गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो टोपी पहनकर और बड़ी बड़ी दाढ़ी में लोग, ये देखिए, इनमें से कौन आपको लग रहा है कि बाहर से बुलाया गया मुसलमान है? क्या बीजेपी बाहर से मुसलमानों को बुलाएगी, और मुसलमान भारत के क्या बीजेपी के कहने पर चले जाएंगे ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन करने? आपको ऐसा लगता है? नहीं, ये तो इम्पॉसिबल सी बात लगती है ये। अब यहाँ पर चूंकि आपने संदेश खाली का जिक्र किया, तो मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों का कुछ कंफ्यूजन दूर कर देना चाहता हूँ। देखिए, संदेश खाली में क्या हुआ, वहां सीबीआई की टीम को भी जाने में दिक्कत हो रही है। सीबीआई, ईडी, सबके ऊपर हमला हुआ, सबके ऊपर, मतलब जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनको भी जाने नहीं मिल रहा था। जिनके पास परमिशन होती है, जिनके पास पूरी छूट होती है, उन तक को रोका गया। तब ऐसे में क्या होगा? अब यही सिचुएशन मुर्शिदाबाद और मालदा में बन रहे हैं। अगर यही, मैंने आपको बताया कि यही सिचुएशन रहा, बीएसएफ कंट्रोल नहीं कर पाई, तो एनएसजी के जवान उतरेंगे, और फिर कितने बंकर मिलेंगे ये अंदाजा भी नहीं। और बिना बंकर के, मैं अभी भी बता रहा हूं, बिना बंकर के इतनी बड़ी हिंसा को प्रायोजित करना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो वही जो मोडस ऑपरेंडी है बंगाल में, वो लगातार चल रही है, वो हमने संदेश खाली में भी देखी, मुर्शिदाबाद में भी वही चल रही है। तो क्या अब सही वक्त आ गया है, या फिर अभी कुछ और इंतजार करेगी केंद्र सरकार के एनएसजी को उतारा जाए? एनएसजी की बात इसलिए क्योंकि दंगे के बीच में बीएसएफ है तो जरूर, लेकिन बीएसएफ के जवानों के ऊपर भी ये दंगाई सीधे फायर कर रहे हैं।
गोलियां बरसा रही हैं देखिए, उनके ऊपर। हमने कुछ आंकड़ा निकाला है, मैं जी। अपने दर्शकों को बता देता हूं बीएसएफ के ऊपर कैसे टारगेटेड अटैक हो रहे हैं। 3 अप्रैल 2025 को नदिया में हमला हुआ था, वहां पर भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की 194th बटालियन पर हमला किया गया। 31 जुलाई 2024 को फिर से नादिया में हमला हुआ। अब आप देखते चले जाइए। आप उत्तर 24 परगना जहां पर बात कर रहे थे, संदेश खाली जहां पर है जी, वहां पर 8 मार्च 2025 को हमला हुआ, 9 मार्च को भी हमला हुआ और 787 बोतल फेंकी गई थी, जिसमें फेंसिडिल उसमें रखी गई थी ताकि वो अटैक की जा सके। देखिए, हमने थोड़ी देर पहले बताया था दर्शकों को बीएसएफ पर कैसे अटैक हो रहे हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट है। 3 अप्रैल 2025 को, यानी इसी महीने, जिस महीने हम ये डिबेट कर रहे हैं, नदिया जिले में हमला हुआ और उसी नदिया में 2024 में 31 जुलाई को भी हमला हुआ था। और सबसे बड़ी बात कि 8 मार्च 2025 को उत्तर 24 परगना, जहां पर थोड़ी देर पहले संदेश खाली की चर्चा की, वहां पर हमला हुआ बीएसएफ के ऊपर। धारदार हथियारों से तस्करों ने लाठी से हमला किया, पत्थर से हमला किया, एसिड की बोतलें फेंकी गई। और 9 मार्च 2025 को भी, यानी इस हमले के ठीक एक दिन बाद, उत्तर 24 परगना में 787 बोतल फेंसिडिल की जब्त की गई थी और फायरिंग की गई थी बीएसएफ के जवानों पर। अब आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि क्यों क्या स्थिति रही होगी कि उस वक्त संदेश खाली में नसी उतारना पड़ा था। मुर्शिदाबाद में 12 अप्रैल 2025 को हमला हुआ, जहां ये अभी हिंसा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बहरामपुर, बहुत गौर से सुनिएगा, बहरामपुर, जहां यूसुफ पठान जहां से आते हैं, जहां के सांसद है, चाय पी रहे हैं इस वक्त, आईपीएल देख रहे हैं। अब इसी को कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। यकीन मानिए कि एक आदमी को बाहर से लाया गया, वहां पर पैराट्रूप किया गया, उसे सांसद बना दिया ममता बनर्जी ने, और हालत देखिए आज क्या हो रहा है। यूसुफ पठान, और जब इरफान पठान बाहर होते हैं आईपीएल कमेंट्री से, तो यही लोग फिर उस पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। बहरामपुर में 26 फरवरी 2023 को हमला किया गया। 100 से ज्यादा बांग्लादेशियों ने हमला किया था उस वक्त। तो ये कुछ बड़ी घटना, और बहरामपुर का उसी मुर्शिदाबाद का एक हिस्सा है। अब इसके बाद और क्या प्रमाण चाहिए? तो अब जो सिचुएशन बना दिया गया है जिस तरह से पश्चिम बंगाल में, वो साफ इशारा करता है कि कमांड केंद्र सरकार को हाथ में लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वही जो हमने जिक्र भी किया था कि क्या ममता दीदी चाहती हैं कि वहां बंगाल में राष्ट्रपति शासन मिले और फिर वो अपने लोगों को एक बार फिर से, मुसलमानों को एकजुट करके वोट ले सके, क्योंकि 2026 में वहां चुनाव है। अनुपम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जितने विस्तार से आपने दर्शकों को जानकारी दी। बाकी आप लोगों की इस विषय पर क्या कुछ राय है, कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।